नमस्कार साथियों। अब हम जो कल पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं कि शुक्ल जी का प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य था और उसका जो परिवर्तित संस्करण 1940 में निकला था, उन दोनों का वक्तव्य हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे विशेष सूची दी गई है। काल युवा किया है, जनता और साहित्य का संबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल, इन कालों के नामकरण का तात्पर्य क्या है वो दिया हुआ है। और आदिकाल प्रकरण एक में सामान्य परिचय आता है। उसमें हिंदी साहित्यकार वे काल प्राकृत भाषा हिंदी के सबसे पुराने पद्य है। आदिकाल की अवधि, इस काल के प्रारंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा है। इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार है। अपभ्रंश परंपरा है। देसी भाषा के बारे में शुक्ल जी ने विचार किए हैं। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काल, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्यकार वे काल, इस काव्य भाषा के विषय अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है उसके बारे में बताया गया। जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं, इनके छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, इसके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप से संध्या भाषा, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, इसकी महासुख जो अवस्था है, महासुखवाद की जो धारणा है उसके बारे में, गोरखनाथ के नाथ पंथ के का जो मूल है उसके बारे में, इसकी वज्रयानियों से भिन्न संसर्ग, ये इसमें प्रकरण 2 जो रासो काव्य हैं उनकी जो प्रामाणिकता के पर काफ़ी प्रश्न उठते हैं, उनके बारे में बताया गया है। इनका भाषा और छंद, इनमें छंद इन कवियों ने किया है। तत्कालीन की राजनीतिक परिस्थितियाँ, वीरगाथाओं का आविर्भाव, इनके 2 रूप, रासो शब्द की व्युत्पत्ति है जैसे शुक्ल जी रसायन से मानते हैं और जयशाह द्विवेदी जी है वो रासुक से मानते हैं। इसी तरह और जो विद्वानों ने क्या क्या माना है वो उसके बारे में बताया गया है। ग्रंथ परिचय है, ग्रंथकार परिचय। प्रकरण 4 फुटकर रचनाएं प्रकरण जो 4 है आदिकाल में, उसमें शुक्ल जी ने लोक भाषा की जो पद्य है, खुसरो, अमीर खुसरो जी के बारे में बताया गया है, विद्यावती जी के बारे में बताया गया है, ये प्रकरण 4 में। फिर जो दूसरा भाग है हिंदी साहित्य का, भक्ति काल, वो शुरू होता है। उसमें प्रकरण 1, और इस प्रकरण में इसकी जो समय अवधि मानी गई है वो आप देख लीजिए, 1375 से ये मानी गई है, ये आपका है इसमें 1700 तक। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, भक्ति का प्रवाह, इसका प्रभाव, सैगुन भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का विकास, इसके मूल स्रोत, नामदेव का भक्ति मार्ग है, कबीर का जो निर्गुण पंथ है, निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंतर साधना में भिन्नता, निर्गुण उपासना का मूल स्रोत है, निर्गुण पंथ का जनता और क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताया गया है। भक्ति विभिन्न मार्गों पर सापेक्ष की दृष्टि से विचार है, कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप है। नामदेव इनकी रचना हिंदी रचना की विशेषता है। नामदेव इन पर नाथ पद का प्रभाव है, इनकी गुरु दक्षिणा, इनकी भक्ति का चमत्कार, इनकी निर्गुण वाणी, इनकी भाषा, ये नामदेव जी के बारे में बात हो रही है। निर्गुण पद के जो मूल स्रोत है, इसके प्रवर्तक निर्गुण धारा की 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी और उसका प्रभाव, प्रेम मार्ग की सूफी शाखा का स्वरूप, सूफी कहानियों का आधार क्या है, कवि ईश्वरदास की सत्यवती कथा, सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता, सूफी कवियों की भाषा, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रकरण 1 में मिलेगी। और फिर प्रकरण 2 में निर्गुण जो धारा है, ज्ञानाश्रयी धारा, उसके बारे में बात करते हैं। कवि परिचय, निर्गुण मार्ग संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार, प्रकरण ये 2 था। और 3 में प्रेम मार्गी सूफी शक है उसके बारे में बात की गई। कवि परिचय, सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि,
ये इसमें बताया गया है। प्रकरण 4 में सगुण धारा राम भक्ति शाखा है, उसके बारे में अद्वैतवाद शंकराचार्य जो अद्वैतवाद था 8वीं सदी में, उसके जो विविध स्वरूप है उसके बारे में वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रामानंद का समय है, इनकी गुरु परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके शिष्य, इनके ग्रंथ, इनके व्रत के समय प्रवाद, इन प्रवादों पर विचार, कवि परिचय, हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ, राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता, भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास, राम भक्ति की संगारिक भावना, यानी संगारिक जो भावना थी रामचंद्र दास जी वगैरह, उनके बारे में इसमें बताया गया है। और फिर प्रकरण जो 5 आता है, इसमें कृष्ण भक्ति शाखा है। वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी, इनका दार्शनिक सिद्धांत, इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव के 3 भेद, जो वल्लभाचार्य जी ने जीव के 3 भेद माने गए हैं, प्रवाह, पुष्टि और मर्यादा नाम से जो 3 जीव बताए हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की। ये इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति क्या थी वो बताया गया है। वल्लभाचार्य ग्रंथ है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति का स्वरूप है वो क्या था? कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव, कवि परिचय, अष्टसाप की 1565 में स्थापना हुई थी, वो इसके बारे में बताया गया है। कृष्ण भक्त परंपरा की जो श्री कृष्ण है उसके उनके बारे में बताया गया है, यानी ये भक्त कौन है श्री कृष्ण जी के, जिन्होंने काव्य रचा है। कृष्ण चरित का कविता का रूप क्या है? प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकल जो रचनाएं हैं, भक्ति काल प्रभाव उमड़ने का मूल कारण क्या था, पठान शासकों का भारतीय साहित्य और संस्कृति प्रभाव, कवि परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान जो काव्य है उनके बारे में बताया गया है। फिर 3 नंबर उत्तर मध्य काल जो काव्य है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 1700 से लेकिन 1900 संवत का जो काल है वो शुक्ल जी ने ऋतिकाल माना है। और इसमें प्रकरण 1 में जो बताया गया है सामान्य परिचय में वो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पढ़ देता हूँ। ऋतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण ग्रंथ, रीति परंपरा का आरंभ, रीति ग्रंथों के आधार, इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, संस्कृत रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता, इस भिन्नता का परिणाम, लक्षण, ग्रंथकारों के आचरित्र पर विचार, इन ग्रंथों के आधार, शास्त्रीय दृष्टि, इनकी विवेचना, रीति ग्रंथकार कवि और इनका उद्देश्य, उनकी कृतियों की विशेषताएं, साहित्य विकास पर रीति परंपरा का प्रभाव, रीति ग्रंथों की भाषा, रीति काव्य के छंद और रस। प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि परिचय दिया गया है। रीति के जो ग्रंथकार जो कवि है उनके बारे में बताया गया प्रकरण 2 में रीतिकाल की। और प्रकरण 3 में रीतिकाल के जो अन्य कवि रह गए उनके बारे में बताया गया है। तो अन्य जो कवि है उनको 6 भागों में उन्होंने बांट दिया है। और 6 भाग कौन से हैं ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो रीतिकाली कवियों की श्रेणियाँ थी वो 6 थी, उस 6 श्रेणियों के नाम बताएं आप, और ये भी साक्षात्कार के लिए मैं पूछ सकते हैं। तो इनके काव्य के स्वरूप और विषय, रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, इनकी विशेषताएं, इनके 6 प्रधान वर्ग थे। तो सबसे पहले संगारिक कवि, 2 नंबर कथा प्रबंधकार, 3 नंबर वर्णात्मक प्रबंधकार, 4 नंबर सूक्तिकार, 5 नंबर ज्ञानोपदेश पदकार और 6 नंबर भक्त कवि। और ये 6 श्रेणियाँ बांटी गई है, द्वारा देख लीजिए। संगारी, कथा प्रबंधकार, वर्णात्मक प्रबंधकार, सूक्तिकार, ज्ञानोपदेश पद्यकार और भक्त कवि। वीर इसकी फुटकल कविताएं, इस काल का गद्य साहित्य और कवि परिचय। ये रीतिकाल के अन्य जो प्रकरण है प्रकरण 3 उसमें बताया गया है। अब बात करते हैं आधुनिक काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी है वो आपको दिखाई दे रही होगी 1900 से लेकर 1980 के बीच में। गद्य खंड, प्रकरण 1, गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, इन ब्रज भाषा जो गद्य है उसकी क्या अवस्था थी वो उसमें बात की गई है। गोरखनाथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, कृष्ण भक्ति शाखा के ग्रंथ गद्य ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, नाम, नाभादास के गद्य का अनुमान, नाभादास जी ने भक्तमाल है और उस ग्रंथ के जो नमूना क्या है उसकी भाषा क्या है वो इसमें बताया गया है। 19वीं शताब्दी और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य, यानी 19वीं शताब्दी जो पूर्व ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में चर्चा होगी। इन ग्रंथों की भाषा और विचार, कवियों की टीकाओं के गद्य का स्वरूप, आगे जो ब्रज भाषा के बाद में खड़ी बोली जो व्यवहार होता है उसके बारे में, शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ, फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, उर्दू साहित्य का प्रारंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देसी रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध भ्रम, इस भ्रम का कारण। अब भ्रंश काव्य परंपरा खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक है। संत कवियों की वाणी की खड़ी बोली, गंग कवि के गद्य ग्रंथ में उसका स्वरूप, इस बोली का पहला ग्रंथकार पंडित दौलतराम के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप है, इसका रूप है। मंडोवर का वर्णन में इसका रूप है। मुख्य लेखक माने जाते हैं उसमें मुंशी सदाशिवलाल, उनकी भाषा,
चार, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो चार जो गद्य लेखक है कौन कौन से हैं, तो आप इनका ये भी अपने को यहाँ बताना पड़ सकता है। निकला था उसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी शिक्षा प्रसार हुआ था, ये भी हिंदू ये हिंदुस्तानी लिटरेचर वो उसके बारे में लिया जाता है। अधिकारियों के भाव करते हैं इसमें। एक और निबंध, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, वो उसके बारे में। जो युग था उसमें पत्र पत्रिकाओं का प्रमुख स्थान है। पत्र पत्रिकाओं भारतेंदु जी ने स्वयं पत्र पत्रिकाएं निकाली थी, तो और उनके जो मंडल के सदस्य थे उन्होंने भी काफ़ी पत्र पत्रिकाएं निकाली और अपने जो लेख है अन्य लोगों के लेख है वो भी इसमें प्रकाशित किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी जगन्नाथ यात्रा, उनका पहला नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएं, उनके हरिश्चंद्र की भाषा, उनकी चंद्रिका का सहयोगी, इसके मनोरंजन के लेख, भारतेंदु के नाटक, इनकी विशेषताएं, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा, उनकी सहयोगी, उनकी शैली के दो रूप, यानी भारतेंदु जो लेखन की शैली के दो रूप कौन कौन से हुआ है इसमें बताया गया है। पत्रानंद मिश्र भारतेंदु से उनकी शैली की भिन्नता, उनका पत्र, उनके विषय, उनके नाटक। पंडित बालकृष्ण भट्ट, उनका हिंदी प्रदीप पत्रिका थी 1883 में जो निकली थी, उनकी शैली, उनके गद्य प्रबंध, उनके नाटक। फिर पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज की बारे में, उनकी शैली की विलक्षणता क्या थी, उनके नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएं। समालोचना का सूत्रपात, बालकृष्ण भट्ट समालोचना की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जो प्रेमगंज जी से शुरुआत होती है समालोचना की, और लाला श्रीनिवास दास जी, उनके नाटक, उनका उपन्यास। ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम था, उनका प्रकृति प्रेम, उनकी शैली की विशेषता है। बाबू तोताराम, उनका पत्र, उनकी हिंदी सेवा। भारतेंदु के अन्य सहयोगी, हिंदी का प्रचार कार्य, हिंदी का प्रचार कार्य कि में जो भी बाधाएं आई उनके बारे में, और भारतेंदु और उनके सहयोगियों का जो कार्य रहा, उद्योग रहा, वो क्या रहा। काशी नागरिक प्रचार की स्थापना, आपको पता ही है 1893 ईस्वी में हुई थी, और 1896 में एक पत्रिका उन्होंने जो नागरिक प्रचार पत्रिका थी
वो उन्होंने 1896 में उसकी शुरुआत की। इसके सहायक और सदस्य बलिया में भारतेंदु का व्याख्यान, ये भी प्रसिद्ध है कि बलिया में भारतेंदु जो व्याख्यान दिया था हिंदी भाषा की बढ़ती, उसमें क्या दिया गया है वो भी। पंडित गौरीदत्त का प्रचार कार्य, सभा द्वारा नारी उद्धार के लिए उद्योग, सभा के साहित्यिक आयोजन, सभा स्थापना के बाद की चिंता और व्यग्रता, ये प्रकरण 2 में बात करेंगे अपने। और प्रकरण 3 में गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, ये बताया गया है 1950 से, और ये 1950 से लेकर 1975 तक, यानी संवत के बारे में बात हो रही है। सामान्य परिचय, इस काल की चिंताएं आकांक्षाएं, इस काल के लेखकों की भाषा, इनके विषय और शैली, इस काल के नाटक, निबंध, समालोचना, जीवन चरित्र नाटक, बंग भाषा से संबंधित, अंग्रेजी और संस्कृत से संबंधित मौलिक उपन्यास, ये उपन्यास के उन्नत और मौलिक है, यानी जो उस काल के अंदर है बहुत सारे बांग्ला भाषा से अंग्रेजी से अनुवाद हुए थे उनके बारे में, और जो मौलिक थे उनके बारे में बात हो रही है। छोटी कहानियाँ, आधुनिक कहानियों का स्वरूप विकास, पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी गई है उसके बारे में बात करेंगे। अन्य भाव प्रधान कहानियाँ, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, प्रेमचंद का उद्य, निबंध, इसके भेद, इसका आधुनिक स्वरूप, निबंध लेखक की तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से भिन्नता, निबंध परंपरा का आरंभ, 2 अनुदित ग्रंथ, निबंध लेखन परिचय, समालोचना, भारतीय समालोचना का उद्देश्य क्या है, यूरोपीय समालोचना, ये दोनों की विभिन्नताएं क्या है, इन दोनों का अपने इस प्रकरण में अध्ययन करेंगे। और विकास के स्वभाव वो भी इसी प्रकरण में देगा। अब गद्य साहित्य की वर्तमान जो गति है, तृतीय उत्थान, वो शुक्ल जी ने संवत 1975 से मानी है। और प्रतीति दिग्दर्शन, लेखकों और ग्रंथ का बढ़ती संख्या परिणाम, कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा, आधुनिक भाषा का स्वरूप, गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण और उनकी प्रवृत्तियाँ, उपन्यास, कहानी, छोटी कहानियाँ, नाटक, निबंध, समालोचना और काव्य मीमांसा। और आधुनिक काल संवत 1900 काव्य, ये काव्य वो गद्य खंड की बात हो रही है। अब काव्य खंड की बात करेंगे। पुरानी धारा, प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रज भाषा काव्य परंपरा, कवियों परिचय, पुरानी परिवर्तित संबंध रखने के कारण के साथ ही साहित्य के नवीन गति के परिवर्तन में योगदान कवि भारतेंदु द्वारा भाषा परिष्कार जो कार्य किए गए उनके बारे में बात होगी। उनके द्वारा जो कवि समाज स्थापित किए उनके बारे में बात होगी। उनके भक्ति श्रृंगार के पद, कवि परिचय। प्रकरण 2 में नई धारा नाम से जो प्रथम उत्थान है उसके बारे में बात की गई है। ये 1900 एक मिनट इसमें बात करेंगे अपने। और यहाँ थे अपने, यहाँ थे तो नई धारा में प्रथम उत्थान के इसमें बताया गया कि कार्यधारा का क्षेत्र विचार, विषयों की निरूपता, उसके विधान ढंग में परिवर्तन। इस काल के प्रमुख कवि भारतेंदु वाणी का उच्चतम स्वर और उनके काव्य विषय और विधान का, यानी पद्य की बात हो रही है। ये प्रधान के पद्यात्मक निबंध, बजना चौधरी का कार्य, कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना, नए विषयों पर कविता, खड़ी बोली कविता का विकास क्रम। और द्वितीय उत्थान है पंडित श्रीधर की कथा की सार्वभौम मानवता। श्रीधर पाठक की जो कविता है, जो छायावाद की जो स्वतंत्रवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, उनके बारे में शुक्ल जी ने बताया। ग्राम गीतों की मानविकता और प्रकृत स्वतंत्रवाद का स्वरूप, हिंदी काव्य में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम आगाज, इसमें अवरोध, इस अवरोध की प्रतिक्रिया श्रीधर पाठक, हरिओद जी, महाविशा द्विवेदी जी, द्विवेदी मंडल के कवि, इस मंडल के बाहर की काव्य भूमि। तृतीय उत्थान जो बात करते हैं उसमें ये चर्चा की है सन 1900 से वर्तमान काव्य धाराएं 1975 से। संवत की बात हो रही है यहाँ पर, वो थोड़ा आप ध्यान रखना। खड़ी बोली पद्य के 3 रूप, उसका सापेक्षिक महत्व, हिंदी के नए छंदों पर विचार, काव्य की वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियाँ, खड़ी बोली में काव्यता का संपूर्ण, वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, चली आती हुई काव्य परंपरा के अवरोध के लिए प्रतिक्रिया, नूतन परंपरा प्रवर्तक कवि, इनकी विशेषताएं, इनका वास्तविक लक्ष्य, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बारे में बात की गई है। हिंदी में छायावाद का स्वरूप और परिणाम, भारतीय काव्य तरह से इसका पार्थक्य, इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत है। छायावाद शब्द का अनेकार्थी प्रयोग में छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादों के प्रवर्तन की अनधिकार चेष्टा, छायावाद की कविता का प्रभाव, आधुनिक कविता की अन्य धाराएं, स्वाभाविक स्वतंत्रता की ओर प्रवर्तक कवि, खड़ी बोली पद्य की 3 धाराएं, ब्रजभाषा काव्य परंपरा, द्विवेदी काल में प्रवृत्ति, खड़ी बोली काव्य धारा, इस काल के प्रमुख कवि, छायावाद का प्रारंभ, इसका स्वरूप, इसके 2 अर्थ, इन अर्थों के अनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण, इनकी कविता का स्वरूप है और परिचय। ये जो चीज़ें हैं ये हमने पढ़ी है। ये पूरा काल विभाग आ गया कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या क्या किन किन कवियों पर और किस विषयों पर उन्होंने रचना की है। तो ये पूरा काल जो विभाग है शुक्ल जी द्वारा, ये हम पढ़ चुके हैं और एक बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने। सुनने के लिए, इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए आपका धन्यवाद।
और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगता है आपको और तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें जो कमियां हैं रह गई है वो धीरे धीरे इसमें सुधार होता रहेगा। धन्यवाद आप सभी सहृदय पाठकों का।